Okay, so hello everyone. This is lecture number 18 of some basic concepts of chemistry. अब देखिए जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो तो हम देख चुके हैं, वो शायद प्रॉब्ली लेक्चर 15 में ही खत्म हो गए थे। अब बेसिक कंसेप्ट्स की जो जो एप्लीकेशंस हैं और हम उनको अलग अलग डायमेंशन से समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सिर्फ पर्पस ये है कि कुछ दूसरे चैप्टर्स भी कवर होंगे और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज जो है वो थोड़ी सी अच्छी होती जाए और स्ट्रांग होती जाए। तो उसी के कंटिन्यूएशन में हमारा लेक्चर है। और पिछली क्लास में हमने एन फैक्टर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन का एन फैक्टर, वो आपके एन फैक्टर एसिड का क्या होता है, बेस का एन फैक्टर क्या होता है। तो आइए उसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं ताकि फिर कुछ क्वेश्चंस कर पाए, देख पाए, और फिर आपको मिक्स्ड प्रॉब्लम मिलना स्टार्ट होंगी तो और अच्छी प्रैक्टिस हमारी होगी। वन मोर डीपीपी इज कमिंग अप। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन दिखने लग जाएगा। तो ये हमारी, आप बताइए, स्क्रीन दिखना स्टार्ट हुआ? यस चलिए, तो ये हमारी पिछली क्लास की हेडिंग थी एन फैक्टर फॉर सॉल्ट्स। एन फैक्टर फॉर सॉल्ट्स, तो आइए उसी को हम समझते हैं कि एन फैक्टर फॉर सॉल्ट्स क्या होता है। एन फैक्टर फॉर सॉल्ट्स क्या होता है, ठीक। तो ये देखिए देखिए सॉल्ट्स जो है वो एसिड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो कलेक्टिवली मिल के वो सॉल्ट बनते हैं। एसिड बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो मिला के सॉल्ट बनाते हैं। तो सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, ठीक। हाँ भाई पढ़िए, यहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। दृश्य पढ़िए क्या लिखा हुआ है। Salts are formed as a result of neutralization reaction between acid and base. हाँ, अब जैसे ये सॉल्ट है, लाइक दिस इज अ सॉल्ट Na2CO2O4 एक सॉल्ट है। तो ये जो है वो आपके बेसिक सॉल्ट है। आपको मालूम होना चाहिए कि सॉल्ट देखिए कैसे बनते हैं। हमारे एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और दूसरे क्या पॉसिबल है, वीक Weak एसिड। acid. 10th क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते हैं। फिर ऐसे ही हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, वीक बेस। Weak base. और फिर ऐसी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बनता है तो Neutral salt. का स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट जो बनेगा वो तो कैसा होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल। वेरी गुड। और अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो स्ट्रॉन्ग वाले की ही चलती है। वीक Basic एसिड और salt. स्ट्रॉन्ग बेस का अगर सॉल्ट बनेगा तो वो कैसा सॉल्ट होगा बताइए। Basic salt. गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। बेसिक सॉल्ट। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस और फिर से वीक एसिड का सॉल्ट बनेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, फिर वीक एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, Strong acid or weak base. रहेगी. फिर स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड लिखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो इसका जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक। और लास्ट जो हमारा सिनेरियो है वो क्या है, वीक एसिड वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस। तो इसका सॉल्ट जो बनेगा वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एसिडिक, इट कैन बी बेसिक, इट कैन बी न्यूट्रल। तो इक्विलिब्रियम, जब आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा 11th क्लास का, विवेक 1 का, ठीक, वहां पर हम इसको देखेंगे। बट एनीवेज, अब देखिए ये जो जो हम आपका सॉल्ट, आपको सॉल्ट को देख के अगर पहचानना है आप पहचान सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है।
Na2C2O4, ये देखिए, ये हमने इसको बेसिक सॉल्ट क्यों बताया, हमने इसको बेसिक सॉल्ट क्यों बताया, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन के ये देखिए, ये था एक, ये 11th एंट्रेंस में ये वाला एसिड पूछा जा चुका है, COH, इसका नाम क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, जो कि टोमेटो में प्रेजेंट होता है, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ये ऑक्जेलिक एसिड नेचुरल सी बात है, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होता है, तो ये कैसा एसिड है, Weak वीक acid. एसिड। और जब NaOH हमने इसमें डाल दिया है तो NaOH कैसा है, Strong base. Strong base. स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब जब इसका सॉल्ट बना CONA 2 times H2O, तो अब तो ये नेचुरल सी बात है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो कैसा सॉल्ट होगा, Basic salt. Basic salt. बेसिक सॉल्ट। तो वही हुआ भी, ये बेसिक सॉल्ट बना जिसका वो फॉर्मूला आपको ये दिखा रहे थे, Na2। अभी कोई इतनी अंदर की बातें आपको नहीं बताएगा, बट हम यहाँ केमिस्ट्री को एक होलिस्टिक वे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो बातें भी बता रहे हैं कि ये Na2C2O4 कैसा सॉल्ट है, बताइए कैसा सॉल्ट है, Basic salt. Basic salt. वेरी गुड, वेरी गुड कि ये बेसिक सॉल्ट है। तो ये क्लासिफिकेशन वैसे तो लोगों ने बताया है और बहुत बढ़िया रहा, बट अगर किसी को ये ना पता हो तो ऐसा वो लिख सकता है, अगर पता है तो फिर आपकी मर्जी है, आप चाहे लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें, क्योंकि ये तो 10th क्लास में पढ़ते हैं। अगर जिन लोगों ने आंसर दिया है प्रॉम्प्टली, या जो लोग कॉन्फिडेंट है, पता है, वो जो है वो नहीं भी लिखें तो चलेगा, क्योंकि ये तो रिपीट इंफॉर्मेशन हो रही है। नीचे वाला तो अभी मैं दिखाऊंगा स्क्रॉल करके, बट जिनको अभी 10th में ही प्रॉब्लम चल रही थी कि बोर्ड का एग्जाम नहीं दिया था, पढ़ा भी नहीं था, और कुछ मतलब चैप्टर में झोल चल रहा था, वो अगर चाह रहे हैं तो लिख लें, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर सभी लोग चाह रहे हैं हाँ नहीं नहीं सर इतना तो हमको पता है, तो फिर मैं स्क्रीन अपना नीचे स्क्रॉल कर दूंगा तो आपको नीचे दिखने लग जाएगा। बताइए भाई, आगे पढ़ें। Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब आइए सवाल पर आते हैं। Let us not digress from the point। ये है Na2C2O4, क्योंकि बेसिक सॉल्ट है तो एसिड से रिएक्ट करेगा और H2C2O4 NaCl बना लेगा। N फैक्टर फॉर अ सॉल्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं, इससे बहुत सारे सवाल होने लग जाएंगे। प्रत्यक्ष गुप्ता पढ़िए, N फैक्टर फॉर अ सॉल्ट क्या है, N factor for a salt N is फैक्टर number of क्या क्या replaceable लिखा metal हुआ है ions बताइए। into number of replaceable metal ions into valency of ion। हाँ, जो मेटल आयन रिप्लेस हो रहे हैं, जैसे यहाँ सोडियम रिप्लेस हो रहा है, दोनों के दोनों सोडियम रिप्लेस हो गए, मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। अब सोडियम की वैलेंसी बताइए कितनी होती है, प्रत्येक सोडियम की वैलेंसी 23 क्या होती है, 23। अरे यार वैलेंसी पूछ रहा हूँ यार, सॉरी, कैसी बात कर, +1 वन वन बस। वैलेंसी में जो है वो मैग्नीट्यूड ही बताया जाता है बस, कोई प्लस माइनस नहीं। तो देखिए दो रिप्लेस हुए और वैलेंसी 1 है, तो 2 into 1, तो एन फैक्टर कितना हो गया बताइए, 2 लिखिए, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, पूरा यहाँ से नोट डाउन करिए, एन फैक्टर फॉर अ सॉल्ट नोट डाउन कीजिए, जो कुछ भी दिख रहा है।
So done. चलिए चलिए, लिखा भाई, लिख लिया सब लोगों ने, लिखा? Yes, sir. Yes, sir. ये देखिए Na2CO3, Na2CO3, फिर से सोचिए भाई, Na2CO3 एक सॉल्ट है, H2CO3 और NaOH से मिलके बना हुआ, तो बेसिक सॉल्ट है। अब बेसिक सॉल्ट है, इट्स अ बेसिक सॉल्ट, और इसीलिए वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है, H2O, CO2, NaCl, H2, क्योंकि H2CO3 बनाया, H2CO3 बनाते ही वो टूट गया, H2CO3 अनस्टेबल होता है, वो टूट गया H2 और CO2 में और NaCl। बट एन फैक्टर अगर पूछा है तो देखिए फिर से, रिप्लेसेबल मेटल आयन दोनों के दोनों रिप्लेस हो गए और मल्टीप्लाइड बाय इट्स वैलेंसी, तो एन फैक्टर क्या हो गया Na2CO3 का? बताइए एन फैक्टर क्या हो गया? 2. 2. 2। ये चीज समझ में आई है नहीं? Yes, sir. लिखिए लिखिए, सब क्रिटिकल एस्पेक्ट है, छोटे छोटे नोट डाउन करिए। सर ये रिप्लेसेबल मेटल आयन क्या होता है सर, ये समझ में नहीं आया। देखिए देखिए, रिप्लेसेबल मेटल, आप वर्ड पढ़िए, रिप्लेसेबल किसको बोलते हैं? जिससे रिप्लेस किया जाए है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पहले सोडियम लगा हुआ था, यस सर। अब सोडियम को रिप्लेस करके उसकी जगह क्या लगा दिया? सही H2। हाइड्रोजन लगा दिया, तो दोनों सोडियम रिप्लेस हो गए ना। यस सर, ओके। तो वही बोल रहे हैं हम कि दोनों सोडियम रिप्लेस हुए, मल्टीप्लाइड बाय इट्स वैलेंसी, ओके सर। तो वही उसकी जो है वैलेंसी हो गई, वही उसका एन फैक्टर हो गया। नहीं आई बात समझ में? बताइए। सर आ गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बताइए भाई, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। अभी देखिए, कुछ और क्वेश्चन देखें। NaHCO3, हाँ भाई आप बताइए, प्रत्यक्ष बताइए, इसमें मेटल मेटल आयन कितने? NaHCO3 में मेटल आयन कितने? 1। 1, और उसी को रिप्लेस कर दिया गया। यस जो सर। है वो क्या कहते हैं कि उसी को रिप्लेस कर दिया गया, HCl जब डाला गया तो उसको रिप्लेस करके, सॉरी ये यहाँ पर तो गड़बड़ लिखा हुआ है, ये हो गया H2CO3। अब वो H2CO3 एक्चुअली में अनस्टेबल है, वो टूट जाता है H2O और CO2 में, बट एक सोडियम था वो रिप्लेस हो गया, वो तो इधर चला गया, तो NaHCO3 का एन फैक्टर क्या हो गया? बताइए। 1। तो वही 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 वाली चीज है। बताइए भाई, लिख लिया? Yes, sir.
Yes, sir. चलो Na2CO3 HCl और प्रोडक्ट दे ही नहीं रखा। Na2CO3 और HCl और प्रोडक्ट दे ही नहीं रखा प्रोडक्ट। हाँ भाई रैयान बताइए, अब एन फैक्टर क्या होगा Na2CO3 का? ये बिल्कुल कल वाली बात की तरह है और प्रोडक्ट दे ही नहीं रखा। Sir, 1. सर कैसे? 2 सर 2 2. भाई 1 2 क्या Sir, आंसर का 2 रीजन क्या रहेगा? हाँ भाई श्रेया बताइए, श्रेया दुबे बताइए, श्रेया दुबे बताइए। श्रेया कैन यू हियर मी? सर बेकिंग सोडा और NaCl भी तो बन सकता है ना? देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। क्या बन सकता है? अगर वो बता ही दिया होता तो मैं सवाल ही नहीं पूछता। यस सर, तो क्या 2 बन बनेगा। सकता है वो बता दिया होता तो सवाल ही नहीं पूछता। हमने प्रोडक्ट दे नहीं रखा और यस बस सर। ये पूछा है कि एन फैक्टर बताइए क्या होगा। सर 2। क्यों? सर क्योंकि सर 2 Na आयंस है। तो सर वो भाई रिप्लेस कल करेंगे। रसमलाई वाला एग्जाम्पल क्या था ये बताइए। सर रसमलाई रखी हुई थी, आपने कहा था कि अगर रसमलाई खाने को कहेंगे तो हम सारी खा जाएंगे। हाँ तो तो हम वो सारे देखिए कॉपी में ये लिखा था, इफ नथिंग हैज बीन मेंशन्ड assume all acidic hydrogen to be टू बी replaceable, ये रिप्लेसेबल। लिखवाया यस था सर। ना या नहीं? तो यहाँ पे भी वही यस। हुआ कि अगर उन्होंने बस ये लिख के और रिएक्शन लिख के नहीं दिया तो फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। If nothing has been mentioned, assume all metal ions to be replaceable. तो अगर कुछ उन्होंने प्रोडक्ट लिख के नहीं दिया तो तब तो हम तो यही मानेंगे कि सारे रिप्लेस कर दिए, और जब सारे रिप्लेस कर दिए तो फिर एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2. यस सर। वही कल वाली बात। हाँ भाई दृश्या 2 ऐसे ही बताया था आपने, यही सोच के बताया था 2। Yes, sir. चलिए रसमलाई आपको बहुत पसंद है? सबसे ज्यादा रसगुल्ले। रसगुल्ले पसंद है, ओके चलिए ठीक है ओके। बताइए लिख लिया, आगे बढ़े। यस सर यस सर चल चल अब ये देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्सिलेट C2O4 2 माइनस एल्यूमिनियम ऑक्सिलेट है, ये एल्यूमिनियम ऑक्सिलेट लिखा हुआ है। अब श्लोक एल्यूमिनियम ऑक्सिलेट और HCl लिख दिया है बस। एन फैक्टर बताइए एल्यूमिनियम ऑक्सिलेट का क्या होगा? रिएक्शन नहीं मेंशन है, बताइए। सर 2। कैसे 2 कैसे? क्योंकि सर 2 एल्यूमिनियम है सर, उन्हें हम दोनों को रिप्लेसेबल कंसीडर करते हुए वैलेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर एल्यूमिनियम की वैलेंसी 1 होती है। वाह 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 वाह, इस पे मैं आपको रसगुल्ले खिलाना चाहता हूँ। सॉरी सर, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 1 होती सॉरी है। सर सॉरी सर 3 होती है सर। वाह 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 वाह। सर एज भी कंसीडर कर दिया था सर, सॉरी। तो नींद आ रही है? खिलाऊं सर रसगुल्ले खिलाऊं? नहीं सर, ठीक, सॉरी सर। तो क्या हो गया इन फैक्टर? 6। 6। एल्युमिनियम की अगर हमें कुछ नहीं दे रखा, रिएक्शन नहीं दे रखा, तो दोनों एल्युमिनियम को रिप्लेसेबल मानेंगे, और दोनों एल्युमिनियम को रिप्लेसेबल मानते हुए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल मेटल आयन मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी, तो एन फैक्टर कितना हो गया एल्युमिनियम ऑक्सिलेट का बताइए। 6 सर। भाई बात समझ में आई? बाकी बच्चों को समझ में आया है नहीं? यस सर। यस सर यस सर यस सर अभय वाशने बताइए। सर आगे समझ। आ गया पक्का अभय? यस सर।
चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। एल्युमिनियम ऑक्सलेट HCl, ठीक, एन फैक्टर 6, एन फैक्टर 6। तो लिखते चलेंगे, आगे यूज आएगा अभी सवाल में। एन फैक्टर 6 लिखिए। श्रेया दुबे, समझ में आ रहा है या नहीं? लिख लिया तो आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन, Yes, sir. Sir. Yes, sir. चलिए ठीक। अब आगे क्या लिखा हुआ है भाई? क्या लिखा हुआ है? हाँ भाई दीपाली पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? N factor for an oxide. Many oxide of metal can react as base. N factor oxide is equal to number of oxide ion present into 2. हाँ क्यों? अच्छा, इंटू 2 क्यों किया है? क्योंकि ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2. 2। तो इसीलिए एन फैक्टर फॉर एन ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है? ठीक, Number. जितने ऑक्साइड आयन प्रेजेंट है मल्टीप्लाइड बाय इट्स वैलेंसी, जो कि 2 होती है। तो लिखिए लिखिए मेटल ऑक्साइड जो बेस की तरह होती है, तो एन फैक्टर फॉर ऑक्साइड ये हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन मल्टीप्लाइड बाय इट्स वैलेंसी, वैलेंसी 2 होती है, तो एन फैक्टर फॉर ऑक्साइड ये हो गया। कैन वी मूव अहेड? लिख लिया हो तो Yes, sir. एवरीवन लिख लें तो बताएं। Yes, sir. ठीक, अब ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, इसका HCl के साथ में रिएक्शन कराया तो दोनों दोनों ऑक्सीजन हट गए, ये तो CaCl2 बन गया। तो एन फैक्टर फिर कैल्शियम ऑक्साइड का क्या हो गया? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल ऑक्साइड आयन 1 मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी 2, तो 1 into 2 यानी एन फैक्टर, CO का एन फैक्टर क्या हो गया? 2. Sir, 2. 2. लिखिए लिखिए लिखिए। आप इसको चाहे कैल्शियम के टाउन में भी समझ सकते थे, कैल्शियम के टाउन में भी समझ सकते थे। अगर लिख लिया हो तो वही बताइए, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए
ये देखिए Al2O3, चाहे अच्छा एल्युमिनियम से समझ लो, चाहे एल्युमिनियम से समझ लो तब भी वही आएगा, चाहे ऑक्सीजन से समझ लो तब भी। अगर ऑक्सीजन से समझना है तो देखिए कितने ऑक्सीजन थे, 3, और उनकी वैलेंसी 2 है, तो 3 2 Al2O3 का एन फैक्टर कितना हो गया, 6. 6। अगर एल्युमिनियम से समझना है तो कितने एल्युमिनियम थे, 2. और एल्युमिनियम की वैलेंसी 3. तो उससे भी एन फैक्टर कितना आ रहा है, 6. तो लिखिए भाई, लिखिए 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 लिखिए। आई होप पब्लिक के कंसेप्ट बन रहे हैं। Yes, sir. यस सर। ये ये जो बाद में आपको बताया था अभी सर 2 into 3 वाला से दोबारा बता दीजिए, आपकी वॉइस कट गई थी। देखिए देखिए सर, अगर वही चीज आपको एल्युमिनियम के प्रिज्म से समझनी है तो कितने एल्युमिनियम के आयन रिप्लेस हुए बताइए, सर 2, और एल्युमिनियम की वैलेंसी 3. तो उससे भी Al2O3 का एन फैक्टर कितना आ गया। ओके सर। कुछ बात समझ में आई या नहीं? यस सर। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी देखिए ये हम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, प्रूफ देने जा रहे हैं इक्विवेलेंस कंसेप्ट का, और फिर ताकि हम इस पे सवाल कर पाए। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, कोई क्या किसी बुक में सच नहीं मिलता, पूरा आपको कंसेप्ट आ रहा है आपके सामने, प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंस कंसेप्ट, जो कि अभी हमने पढ़ा था और एन फैक्टर हमने निकालना सीखे। प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंस कंसेप्ट। लिख लिया भाई? Yes, sir. अब ये देखिए इक्विवेलेंस कंसेप्ट बाय द वे था क्या, उसका स्टेटमेंट क्या था, इक्विवेलेंस कंसेप्ट था क्या, उसका उसका क्या स्टेटमेंट क्या था, इक्विवेलेंस कंसेप्ट था क्या, उसका क्या स्टेटमेंट था। लक्षिता भाई बताइए इक्विवेलेंस कंसेप्ट का क्या स्टेटमेंट था, बताइए लक्षिता। जो हमने इक्विवेलेंस जस्ट पढ़ाना स्टार्ट किया था पिछली क्लास में, तो क्या था इक्विवेलेंस का कंसेप्ट, बताइए लक्षिता। Whenever two substances react, the ratio of their moles may or may not be same. आगे तो पढ़िए, आगे तो पढ़िए। लो भाई लो, ये तो मोल वाली बात, और जो जहाँ इक्विवेलेंस वाली बात लिखवाई वो आपने कॉपी में लिखी ही नहीं। So yes, equivalence is equal to given mass upon equivalent mass. मैम ये तो आप इक्विवेलेंस बता रही हैं, बट वो जो स्टेटमेंट था उसे तो कंप्लीट कीजिए, जो आगे लिखवाया था। whenever two substances react but the ratio of their moles may or may not be same, but उसके आगे जो लिखवाया था वो तो पढ़िए। But whenever two substances react, their equivalents are always same. हाँ ये तो बोलना था, ये तो बोला ही नहीं आपने, जो मेन चीज थी वो तो बोली ही नहीं आपने। आपको समझ में आई बात या नहीं, कि जब भी Yes, दो sir. सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं, हो सकता है कि यही तो भाई यही तो पहले कहा था या नहीं, कि जब भी दो सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं हो सकता है उनके मोल सेम हो और हो सकता है उनके मोल सेम ना हो, बट जब भी दो सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं हमेशा सदैव
ऑलवेज उनके इक्विवेलेंस बराबर होते हैं। यही बोला हुआ है ना हमने पहले, या नहीं? यस अभी सर। बताइए अनुश्री, यही कहा हुआ है पहले ना? Yes, sir. तो अब आप देखिए इक्विवेलेंस। अच्छा, इक्विवेलेंस निकालने का जो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्मूला, सारे बच्चे अपनी कॉपी में देखेंगे, वो इक्विवेलेंस का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है? मोल्स इनटू n फैक्टर। वैसे तो उसको कई तोड़ मरोड़ के कई तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, बट फॉर्मूला ले दे के क्या है, इक्विवेलेंस क्या है बताइए? ले दे के फॉर्मूला क्या है? Moles Number into of n moles factor. into n factor. वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। तो अब देखिए, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर 1 मोल NaOH का है तो वो रिएक्ट करेगा 1 मोल HCl से। बोल सकते हैं या नहीं, बताइए? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो अब ये देखिए, अगर 1 मोल NaOH का, और NaOH का n फैक्टर कितना है? 1। 1। और 1 मोल HCl का है तो HCl का n फैक्टर कितना है? 1. 1। तो देखिए दोनों के इक्विवेलेंस निकल कर आ गए। इसके भी इक्विवेलेंस 1 है, इसके भी इक्विवेलेंस 1 है, तो 1 को मैं 1 से इक्वेट कर सकता हूं या नहीं? Yes, sir. और समझिए, और समझिए, और समझिए, और समझिए। देखिए ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी हुई है या नहीं? ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी हुई है या नहीं? Yes, sir. बताइए यांशु, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी हुई है या नहीं? यस सर। यांशु, लेक्चर के क्या अपडेट्स हैं ये तो बता दीजिए, कहां तक देखा? सर हो गए सारे कवर। केमिस्ट्री में कोई बैकलॉग नहीं है? सर नहीं। पक्का? सर यस। अनुश्री आप बताइए। Sir, 10th lecture आधा हो गया. माय गुडनेस, 10th पे पहुंच गई आप? Yes, sir. ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ऐसा है कि 5 DPPs कर लीजिए पहले, ठीक है? ठीक है सर. अभी लेक्चर मत देखिए। अब पहले मैं आपसे उल्टा बोल रहा था, मैं बोल रहा था लेक्चर देखो, लेक्चर देखो, लेक्चर देखो। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ लेक्चर मत देखो, लेक्चर मत देखो, लेक्चर मत देखो। तो फिर क्या देखो? मूवी देखो। नहीं सर, DPPs करो. हाँ, फिर अब आप डीपीपी देखिए। तो अभी आप पहले डीपीपी 1, 2, 3, 4, 5 करेंगी और क्वेश्चंस पूछेंगे। इनफैक्ट सारी डीपीपी इकट्ठे करने की भी जरूरत नहीं है। अगर थोड़ी डीपीपी करके मे बी डाउट्स ज्यादा हो जाए तो फौरन जो है वो डाउट सेशन रखेंगे डीपीपी सॉल्व करने के लिए, ठीक है? ओके सर. अभी लेक्चर जो है वो, अगर अभी 10th देख रही हैं तो चलिए 10th कंप्लीट कर लीजिएगा और उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके ठीक, सर. चलिए। अभी फिर उसके जब जब कर लें 2-3 डीपीपी कर लें, थोड़ा कंट्रोल में आ जाए सिचुएशन, तब बाकी के लेक्चर देख लेंगे। क्योंकि जिस स्पीड से आप देख रही हैं जो है वो आप सब एकदम एट पार आ जाएंगी। हो सकता है कि मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ 17, आप टाइम मशीन में जाके लेक्चर 25 भी देख लें, तो उतना आगे नहीं जाना है, ठीक है? ओके सर. चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 times NaOH plus H2SO4 gives me Na2SO4 plus 2 times H2O। तो यहां पर भी मैं बोल सकता हूं, देखिए इक्विवेलेंस ऑफ NaOH बराबर इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4। बोल सकता हूं ऐसे या नहीं, बताइए? यस सर. अब वो कैसे, वो नहीं, ये तो हमने इक्विवेलेंस कंसेप्ट बोल रहा था, मगर उसको देखिए प्रूफ कैसे आ रहा है। हाँ भाई दीपाली, देखिए प्रूफ कैसे आ रहा है। NaOH के कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं दीपाली? 2. और NaOH का n फैक्टर क्या है? 1. 1। तो NaOH के इक्विवेलेंस कितने हो गए? 2. H2, बहुत ध्यान से देखिए, H2SO4 के कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं? 1. और H2SO4 का n फैक्टर क्या है? 2. तो उसके भी इक्विवेलेंस कितने हो गए? 2. तो 2 बराबर 2 बोल सकते हैं या नहीं? Yes sir. यानी अब हमको जीता जागता प्रूफ मिल रहा है कि एक स्पीशीज के इक्विवेलेंस दूसरी स्पीशीज के इक्विवेलेंस के बराबर आ रहे हैं। आ रहे हैं या नहीं आ रहे? हाँ सर, आ रहे हैं. यस सर, आ रहा है. लिखिए लिखिए, फिर लिखिए। अब मैंने इक्विवेलेंस कंसेप्ट की को सिर्फ हवा में बातें नहीं करी हैं, मैंने उसका प्रूफ देने की, आपको रियल एग्जाम्पल दिखा के प्रूफ देने की कोशिश करी है, जो कि कोई ऐसे बुक में प्रूफ नहीं दे रहा है। मतलब समझा तो सब रहे, बट हम ऐसे कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट समझाने की कि बच्चों को समझ में आए, ताकि वो पढ़ें फिर, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे उनको सब्जेक्ट तो अपने आप पढ़ेंगे। क्योंकि केमिस्ट्री टीचर का दुख तो यही है कि किसी हर बच्चे से पूछो तो
अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कंपेयर करेगा तो उसे सबसे खराब केमिस्ट्री लग रही होगी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कंपेयर करेगा तो फिर बायोलॉजी तो ठीक है अच्छी लग रही होगी, फिजिक्स से डर लग रहा होगा, वहां पे भी केमिस्ट्री कम अच्छी लग रही होगी, तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है। तो मैं कम अच्छी को ज्यादा अच्छी तो नहीं बना सकता, मगर कम से कम इतना तो बना सकता हूँ कि जो है वो आप पढ़ाई करें। So done. चलिए चलिए चलिए, ये दोनों इलस्ट्रेशन लिख लिए, एग्जाम्पल दोनों लिख Yes, लिए। sir. चलिए चलिए, अब आइए भाई जो है वो जरा एप्लीकेशन पर आते हैं इक्विवेलेंस कंसेप्ट की। इक्विवेलेंस का फायदा क्या होगा भाई? इक्विवेलेंस का फायदा क्या होगा? इक्विवेलेंस पढ़ के हमने ऐसा कौन सा तीर चला लिया? हाँ भाई श्लोक, इक्विवेलेंस का क्या फायदा होगा यार? सर हम लोग और मतलब नए तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यार ये बताइए कि कोई एक तरीका कम था यार, जो एक और दूसरा तरीका, एक और तीसरा तरीका, तो ये नए तरीके से करके मतलब कि ये तो यार जो है और कंफ्यूज करने वाली चीजें हुई कि ये फर्स्ट मेथड भी देख लो, सेकंड मेथड भी देख लो, थर्ड भी देख लो, पता चला एग्जाम में यही सिलेक्शन के चक्कर में कि फर्स्ट मेथड से करूं, सेकंड से करूं या थर्ड से करूं, मैं कर ही नहीं पाया सवाल। उसका फायदा क्या होगा? सर इस कॉन्सेप्ट से सर जल्दी आंसर भी आ सकते हैं कुछ सिचुएशंस में। हाँ, और सर इसमें सर मतलब इसमें से बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो सर हम लोग बहुत सी प्लेसेस पे जहाँ पर हमें ज्यादा चीजें देनी रखी होती हैं, ये कम चीजों में भी आंसर दे देता है। हाँ, मेनली देखिए इसका फायदा यही है। सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि ये जो इक्विवेलेंस है ये कोई अपने में कोई नई बात नहीं बताई गई है, ये एक तरीके से क्या है, ये क्या है, एक टाइप से इक्विवेलेंस क्या है, ये क्या लिखा हुआ है? Problem solving technique. प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। हाँ, तो इसको ज्यादा हवा में नहीं चढ़ाना है। ये नहीं कि भाई इसको हमने कोई सुपरस्टार बना लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेथड है, और उस मेथड में भी जैसे कि आपने इतनी सारी बातें बताई वो ये है कि ये एक क्विक वे में जल्दी वे में सवाल करने में हमारी हेल्प करता है, जल्दी सवाल करने में हेल्प करता है। अदरवाइज कोई इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसके बिना इसके इक्वेशन लिख के भी सवाल कर सकते हैं, बट बस इससे सवाल थोड़ा सा जल्दी हो जाते हैं, केवल ये फायदा है। तो भाई हेडिंग डाल लीजिए एप्लीकेशन ऑफ इक्विवेलेंस कंसेप्ट, हेडिंग डाल लीजिए एप्लीकेशन ऑफ इक्विवेलेंस कंसेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ इक्विवेलेंस कंसेप्ट। एप्लीकेशन ऑफ इक्विवेलेंस कंसेप्ट। अच्छा भाई, अगर व्हाइट स्क्रीन से प्रॉब्लम हो रही हो तो हम चेंज कर लें उसको, या चल रहा है व्हाइट स्क्रीन से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही? बताइए। आंखों में बहुत ज्यादा चुप तो नहीं रहा है व्हाइट स्क्रीन? बताएं प्लीज। सर ब्लैक कर दीजिए। ब्लैक कर दे? यस। चलिए चलिए,
हाँ, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि भाई आंखों में काफी ज्यादा वो हो रहा होगा। बस ब्लैक करने के लिए जहां जहां मैंने लिखा हुआ ब्लैक से है, मैं उसको मुझको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज जो लिखा हुआ ब्लैक से है वो फिर नजर ही नहीं आएगा, वो गायब हो जाएगा। तो ब्लैक वाला जो लिखा हुआ है, जस्ट गिव मी 1 मिनट में उसी जो ब्लैक लिखा हुआ है उसको चेंज कर ले रहा हूँ। वैसे कहीं ब्लैक से लिखा हुआ कम ही जगह लिखा हुआ है, जहां जहां ब्लैक है देख लूं। ये तो चलिए क्वेश्चन है, कहीं और नहीं, ये लिखा हुआ ब्लैक से, इसको चेंज कर रहा हूं। फिर बस मैं ब्लैक स्क्रीन कर रहा हूँ। पहले ही बता देते, आप पहले ही कर देते, क्योंकि मुझे भी जो है वो क्या कहते हैं कि जब क्लासरूम में पढ़ाते हैं ना, तो क्लासरूम में वाइट सही लगता है। क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो क्लासरूम में तो आमने सामने बैठे होते हैं। होपफुली बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे क्लास में। ओके, सो चलिए लेट्स मेक इट ब्लैक। ब्लैक। चलिए अब आंखों में थोड़ा ग्लेयर कम लगेगा, आई होप। चलिए भाई, ब्लैक में आ गया। अब दिख रहा है या नहीं, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए चलिए, डे एंड नाइट मैच खेलते हैं। हाँ, यानी इक्विवेलेंस का मेन फायदा क्या है कि इससे थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। तो भाई अब सवाल आ रहा है हमारा, सवाल आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बताइए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बताइए। भूमिका, सवाल पढ़िए। 100 ml of solution containing NaOH is neutralized by 10 ml of 0.5 mH2SO4. Mass of NaOH in 100 ml solution is 0.1, ठीक ठीक। 0.4, 0.6. और ये क्या है? नोटा। नोटा क्या होता है बताइए। सब None of the above. नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए करिए। So 0.4 grams. चलिए भाई, बाकी लोगों को भी तो करने दीजिए, बाकी लोगों को भी तो करने दीजिए। I'm expecting answer from people. हाँ भाई, एक बच्चे ने तो आंसर दे दिया, बाकी लोग भी बताएं। तो शिफाली 0.2। आंसर बताइए।
दीपाली कर रही है क्वेश्चन? Yes, sir. करिए करिए, जल्दी से बताइए। सर 0.2। 0.2 मतलब ऑप्शन ए? यस सर। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, आइए देखते हैं। भाई इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। यस सर 0.2। 0.2, हाँ भाई। दृश्य आपका 0.2 आ रहा था, 0.4 आ रहा था। आइए देखते हैं। पहले अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड से करूं, अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड से इस क्वेश्चन को करूं, नॉर्मल मेथड से करने की कोशिश करूं, ये देखिए भाई NaOH H2SO4 Na2SO4 H2O नॉर्मल मेथड से कर रहे हैं। तो देखिए आप खुद बताइए कि H2SO4 के मोल्स कितने, बताइए H2SO4 के मोल्स कितने, H2SO4 के मोल्स 0.005। कितने, मोलैरिटी भाई, मोलैरिटी मोलैरिटी 0.5 मोलर, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय, ठीक, वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर, तो मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, इतने मोल्स हैं। तो अब आप ये बताइए, अगर मैं नॉर्मल मेथड से कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं नॉर्मल मेथड से कर रहा हूँ तो आप खुद बताइए कि जितने H2SO4 के मोल्स हैं उतने दुगने मोल्स NaOH के लिए चाहिए। हाँ भाई प्रत्यक्ष, बात समझ में आ रही है या नहीं? नहीं सर। H2SO, आप भी बहुत ध्यान से देखिए, H2SO4 के अगर 1 मोल होते तो NaOH के कितने मोल्स की जरूरत पड़ती? यस सर 2। तो अगर यस सर। H2SO4 के इतने मोल्स हैं तो उनको खत्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH के उसके दुगने मोल्स चाहिए या नहीं? यस सर। तो इतने मोल्स NaOH के चाहिए। अब ये मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो कितना चाहिए होगा, बताइए। 0.1 मोल, 0.01 मोल। तो वो मास में जब आप वो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4 ग्राम्स ऑफ NaOH। 0.4 ग्राम्स। हाँ भाई दृश्य, आवाज आ रही है? Yes, sir. तो बस आप ही का आंसर सही था, बाकी सबका आंसर गलत था, ऐसा क्यों? हाँ भाई सर वो रियान, बैलेंस आंसर नहीं कर गलत रही क्यों थी। था? सर वो बैलेंस नहीं करी थी रिएक्शन। हाँ, बैलेंस नहीं करी थी। तो ये मैंने नॉर्मल मेथड से किया, बताइए समझ में आया या नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब ये देखिए, जैसा कि मैं अभी इनसे पूछ रहा था, लक्ष्य से पूछ रहा था और बाकी लोगों से भी बोल रहा था कि यार इक्विवेलेंस का फायदा क्या होता है, तो मेन फायदा ये होता है कि सवाल जल्दी होने लग जाता है। तो सेम क्वेश्चन, पहले तो ये क्वेश्चन आई होप आपने नोट डाउन किया होगा, क्वेश्चन नोट डाउन किया, भले ऑप्शन मत नोट डाउन कीजिए, ऑप्शन यस मत नोट डाउन कीजिए, मगर एटलीस्ट क्वेश्चन तो नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में, अगर नहीं किया है तो स्क्रीन पे दिख रहा है, करिए।
भाई बताइए, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Can we move ahead? Yes, sir. अब ये देखिए, ये नॉर्मल जो हमने उससे किया है, नॉर्मल आपके मोल्स वाले कंसेप्ट से किया है, H2SO4 से, फिर उसके दुगना मोल्स NaOH के, तो NaOH के मोल निकाले, फिर मोल निकालने के बाद मास निकाल लिया। ये समझ में आया? बताइए, नॉर्मल मेथड समझ में आया है नहीं? यस सर, आगे समझ में। Yes, चलिए, sir. अब अगर इक्विवेलेंस से करें, इक्विवेलेंस, तो कोई इक्वेशन बैलेंस वैलेंस करके कुछ नहीं लिखा, नहीं लिखा, मगर फिर हम क्या लिख रहे हैं? हाँ भाई देखिए, देखिए इक्विवेलेंस ऑफ NaOH किसके बराबर होंगे? इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4। इक्विवेलेंस ऑफ, क्योंकि इक्विवेलेंस मेथड है ये, एक के इक्विवेलेंस दूसरे के बराबर होंगे। यस अब सर। H2SO4 के इक्विवेलेंस क्या होते हैं? देखिए, मोल्स इनटू n फैक्टर, और मोल्स को हम और किसके बराबर लिख सकते हैं? मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, है यस कि सर। नहीं? तो मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इनटू n फैक्टर, और इसके मोल्स को भी हम ये लिख सकते हैं मोल्स इनटू n फैक्टर। तो अब ये देखिए, मोला H2SO4 की मोलैरिटी सवाल में कितनी दे रखी थी? 0.5. H2SO4 की वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम लीटर में लेनी होगी, कितनी दे रखी थी? 10 ml दे रखी थी, तो लीटर में कितनी हो गई? 10 into 10⁻³ H2SO4 का n फैक्टर, क्योंकि इक्वेशन जब नहीं दे रखा है, कंप्लीट न्यूट्रलाइज करना है, दोनों रिप्लेसेबल है, तो n फैक्टर क्या हो गया? 2। तो ये तो उसके इक्विवेलेंस होगा। NaOH के इक्विवेलेंस क्या होगा? मोल्स इनटू n फैक्टर। NaOH का n फैक्टर क्या हो गया? 1। तो जब इक्वेट करेंगे तो देख, एक लाइन में देखिए NaOH के मोल्स कितने निकल कर आ गए? 10⁻²। 10 की पावर -2। तो फिर उसका ये तो मोल निकल के आ गए ना, 0.01 मोल से तो मोल निकल कर आए। यस तो सर। NaOH का मास फिर कितना निकल कर आ गया? 0.4 ग्राम्स। 4 ग्राम। बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. डायरेक्ट। तो ये देखिए, इस जो फायदा अब हमको साफ साफ नजर आ रहा है, कि फायदा क्या है? कि बहुत जल्दी सवाल हो रहा है, और अभी तो खैर इनिशियल स्टेजेस है, वरना तो चुटकियों में सवाल हो। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये सब थोड़ी लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? बस सवाल देखेंगे, इक्वेशन पे इक्वेशन कुछ नहीं। जो आपके फ्रेंड्स होंगे जिनको इक्विवेलेंस कंसेप्ट नहीं पता होगा, वो इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस करेंगे, आप कहेंगे हट, डायरेक्ट ये लिख के फौरन आंसर ले आएंगे। कुछ बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. चलिए लिखिए, इक्विवेलेंस मेथड वाला भी नोट डाउन करिए, इक्विवेलेंस मेथड से भी कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैंने प्रोडक्ट कुछ नहीं लिखा इक्विवेलेंस मेथड में, कुछ नहीं लिखा प्रोडक्ट, डायरेक्ट यही देख के उड़ा दिया सवाल।
डन सर। चलिए लिखा भाई, लिखा, ये देखिए नोट डाउन किया नोट डाउन। Yes, sir. कैन वी मूव अहेड, आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन पढ़िए मयंक, क्वेश्चन पढ़िए। What volume of a M/6 H3PO4 solution will completely react with 200 ml of solution of a M/2 aluminum carbonate? ओके, तो सबसे पहले तो यार ये बताइए, ये M/6 और M/2 इसका क्या मतलब है? तो मतलब सर जो भी मोलैरिटी है उसका हाफ और उसका 1/6। हाँ, तो जो भी का मतलब कितनी है भाई, कितनी है? सर नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। यार अगर मैं आपसे ये लिख रहा हूं कि किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1/2 m है, तो इसका मतलब मोलैरिटी कितनी है? कितनी मोलैरिटी है? 0.5। और अगर 1/6 लिख रहा हूं तो मोलैरिटी कितनी है? 0.1। ठीक ठीक, वो यानी 1/6 मोलर और 1/2 मोलर। अब समझ में आया है नहीं? यस सर। हाँ भाई, श्लोक आंसर बताइए, आंसर बताइए। आंसर बताइए। सर 1.2 लीटर। चलिए देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। यस सर 1.2 लीटर। 1.2 लीटर। हाँ भाई श्लोक, आवाज आ रही है? यस सर। तो आंसर तो बताइए। सर आई सेटिस्फाई विद द आंसर 1.2 लीटर्स। 1.2 लीटर्स। यस सर। आइए देखते हैं। आइए दोनों मेथड से सवाल करते हैं। पहले तो भाई ये वाली इक्वेशन लिखी, ओ हो, एल्युमिनियम कार्बोनेट H3PO4, एल्युमिनियम फॉस्फेट H2O CO2, उसको वो भी देखिए रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं कि जब हाइड्रोजन आएगा H2CO3 बनेगा, तो H2CO3 ब्रेक कर जाएगा H2O और CO2 में, और एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, फॉस्फेट की भी वैलेंसी 3 होती है, तो ये एल्युमिनियम फॉस्फेट बन जाएगा, एल्युमिनियम फॉस्फेट बन जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो अब आइए पहले तो जरा लॉन्ग मेथड से करेंगे, और क्योंकि अभी इनिशियल स्टेजेस हैं तो हमें एकदम लंबे वाले मेथड से भी करना आना चाहिए, फिर छोटे मेथड से तो करेंगे ही बाद में, उससे तो करना ही करना है, बाद में तो शॉर्टकट सब सीखेंगे। बट पहले अगर हम जरा
लॉन्ग कट मेथड से करें तो वो तो यही है जो कि आपको दिख रहा है, जो कि आपको नजर आ रहा है कि 200 ml M/2 सोल्यूशन एल्युमिनियम कार्बोनेट है। तो 200 ml का मतलब वॉल्यूम लीटर में कितनी हो गई बताइए? 210 to the power minus हाँ, और मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 1/2. 1/2. 1/2, क्योंकि 1/2 मोलर है ना, तो इतना तो ये तो क्या निकल कर आ गए? मोल्स ऑफ एल्युमिनियम कार्बोनेट निकले या नहीं बताइए? भूमिका बताइए, इतने मोल्स निकले या नहीं? Yes, sir. ठीक। अब H3PO4 के देखिए, ये अब यहां से हम मोल निकाल सकते हैं कि ये आप ये देखिए बहुत ध्यान से कि जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दिए, तो H3PO4 के कितने मोल रिएक्ट करते हैं बताइए? 2। तो अब ये यहाँ पर नहीं पता, तो जब हमें इसके मोल्स पता चल गए तो वहां तो उसके दुगने मोल्स होंगे। दुगने मोल्स होंगे तो H3PO4 के मोल्स कितने जरूरत कितनी है कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए बताइए? कितने मोल्स की जरूरत है मयंक? मयंक बताइए। भाई इसके जितने चाहिए थे उसके दुगने चाहिए होंगे। अब मोल्स निकल कर आ गए और H3PO4 की मोलैरिटी हमको पता है 1/6। तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो वहां से जब हमने वॉल्यूम निकाली, ये हमारी मोलैरिटी है, यहां से हमने जब वॉल्यूम निकाली थी, बताइए वॉल्यूम कितनी आ गई? बताइए वॉल्यूम कितनी आ गई? 1.2 liters. हाँ, कलर चेंज कर दूं वरना बिल्कुल दिख ही नहीं रहा होगा। ये वॉल्यूम कितनी निकल कर आ गई बताइए? So 1.2 liters. 1.2 लीटर या फिर 1200, अगर मिलीलीटर में निकालने को कोई कहे तो 1200 ml. 1200 ml, यानी वो सॉल्यूशन इतना लेना होगा 1200 ml, उसमें इतना आपके H3PO4 होगा कि वो एल्युमिनियम कार्बोनेट को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अब आजकल भाई व्हाट्सएप का जमाना चल रहा है, इंस्टाग्राम का जमाना चल रहा है, फेसबुक का टाइम चल रहा है। तो इतने भाग दौड़ के टाइम में जहां लोगों के स्टेटस मैसेज रोज चेंज हो रहे हो, इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन लिखने का पब्लिक के पास में टाइम नहीं है। तो शॉर्ट में अगर हमको ये सवाल करना हो तो भाई शॉर्ट मेथड क्या है भाई? शॉर्ट मेथड का नाम क्या है? Equivalent. इक्विवेलेंस। तो वो शॉर्ट मेथड में इक्वेशन भी नहीं लिखी, बस इक्विवेलेंस ऑफ एल्युमिनियम कार्बोनेट बराबर हो जाएंगे इक्विवेलेंस ऑफ H3PO4। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो इक्विवेलेंस ऑफ एल्युमिनियम कार्बोनेट बराबर इक्विवेलेंस ऑफ H3PO4। तो अब आप देखिए कि इक्विवेलेंस ऑफ एल्युमिनियम कार्बोनेट क्या होंगे? इक्विवेलेंस क्या होंगे? मोल्स इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना होगा? 6. और इक्विवेलेंस ऑफ H3PO4 मोल्स इनटू एन फैक्टर। H3PO4 का एन फैक्टर क्या होगा? 3। अब ये देखिए कि ये हम शॉर्ट मेथड से कर रहे हैं, तो अभी देखिए मोल्स तो इसके तो गिवन है, क्योंकि मोलैरिटी गिवन है 1/2, वॉल्यूम गिवन है 200 ml, उसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया, 200 × 10⁻³ एन फैक्टर 6 हमको पता है। इसके मोल्स क्या होंगे? इसकी वॉल्यूम मान ली V, तो मोलैरिटी इसकी दे रखी थी 1/6 × V, ये मिलीलीटर लीटर में जो भी वॉल्यूम होगी अपने आप आ रही है, और एन फैक्टर 3। तो अगर मैं शॉर्टकट मेथड से करूंगा तो मैं डायरेक्ट एकदम बिजली की तरह बस ये लिखूंगा, बिजली की तरह डायरेक्ट ये लिखूंगा और सवाल करने के लिए एकदम दौड़ पड़ूंगा। तो अब जब ये किया तो ये तो कैलकुलेशन बड़ी आसानी से, देखिए जल्दी जल्दी कैलकुलेशन होगी, कोई उतना टेंशन भी नहीं लगेगा, और डायरेक्ट ये वॉल्यूम 1.2 लीटर या फिर मिलीलीटर में 1200 ml आएगी। तो बताइए समझ में आया या नहीं? शॉर्ट मेथड सर ऊपर इसका एन फैक्टर 6 कैसे आ गया? इसका एन फैक्टर? यस सर, इसका इसी का एन फैक्ट अभी देखिए, एन फैक्टर फॉर अ सॉल्ट बताइए, एन फैक्टर फॉर अ अच्छा सॉल्ट। सर, यस सर, यस सर, 2 × 3 है सर। ओके। तो आपको क्या लग रहा है वो इसीलिए टाइम पास के लिए पढ़ाया था? अरे नहीं सर, वो भूल गए थे बस। हाँ हाँ हाँ,
सर पिछली क्लास के नोट्स पढ़ के अगली क्लास में आएंगे तभी समझ पाएंगे। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं? यस सर आ रही। तो भाई नोट डाउन करिए, दोनों मेथड से जो लोग चाह रहे हैं नोट डाउन करना, दोनों मेथड से नोट डाउन। क्वेश्चन लिख लिया है सब लोगों ने? क्वेश्चन लिखा? Yes, sir. चलिए, ये लॉन्ग मेथड था इक्वेशन वाला। अगर वैसे तो बहुत सारे लोगों ने आंसर बताया, दिस वाज अ टफ क्वेश्चन। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप ये आंसर कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है अगर ये आंसर कर पा रहे हैं आप। इट इज लाइक वेरी गुड एंड वेरी प्रॉमिसिंग। तो करिए नोट डाउन। बताइए भाई, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. 1200 ml इससे आया, इक्विवेलेंस से देखना है तो वो भी दिख रहा है आपको सामने। अगर लिख लिया, समझ लिया, नोट डाउन कर लिया, कंफर्टेबल है, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। लिख लिया सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो 1200 ml ये समझ में आया? बताइए। यस सर। चलो चलो चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, क्या क्वेश्चन है? पहले आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्या सवाल है? आपको दिख रहा होगा। अनुश्री क्वेश्चन पढ़िए। Find equivalent weight of H3PO4 in the reaction. See, एक इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, रिएक्शन आप पढ़ देंगी मैम। इक्विवेलेंट वेट निकालने का क्या मेथड होता था? sir, gram molecular mass upon N factor. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो यानी सारा खेल अब किसका रह गया? N factor. N factor. करिए, सवाल करिए, सवाल करिए, सवाल करिए, सवाल करिए, सवाल करिए। फिर आपको तो फॉर्मूला याद है। वेरी गुड वेरी गुड। किसी बच्चे को अगर फॉर्मूला याद रह रहा है, पिछली क्लास का पढ़ाया हुआ पहली बार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड।
Sir, 32 grams. 32 ग्राम्स। आइए देखते हैं भाई, अनुश्री भी बताएंगे आंसर। Sir, 49 grams. 49 ग्राम्स। Sir, 32.6. Sir, 32.6. 32.6. Sir, 49 grams. So 32.6. Sir, 49. भैया और कितने आंसर पलट रहे हैं यार। चलिए, इस H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो सबसे पहले तो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताइए कितना होगा। Sir, 98. Sir, 98. 98. 98। जब सब ऐड करेंगे 98। और इस रिएक्शन में, क्योंकि एन फैक्टर हर रिएक्शन पे डिपेंड करता है, इस रिएक्शन में एन फैक्टर क्या होगा? Sir, 2. का एन फैक्टर क्या होगा बताइए, अनुश्री बताइए। Sir, 2 होगा। Sir, 2. आपको कैसे पता 2 होगा बताइए? क्योंकि सर हमें रिएक्शन का रिजल्ट पता है, PO4 के साथ अभी भी एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब से 2 हाइड्रोजन आयंस रिप्लेस हुए थे। वेरी गुड आंसर, सुपर्ब सुपर्ब। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एसिडिक हाइड्रोजन 3 थे, अभी भी 1 लगा हुआ है, यानी 2 रिप्लेस हुए, यानी एन फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 49. 49. 49 is the right answer. 49 is the right answer. 49 is the right answer. ठीक, अब ये देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ भाई दृश्या बंसल सवाल पढ़िए। Calculate the molarity of the solution, normality of the solution, equivalence of H2SO4, milli-equivalence of H2SO4, millimoles of H2SO4. When फिर when 24.5 grams H2SO4 is dissolved in water to make a solution of 500 ml. जी 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 जी, ये सब निकालना है, निकालिए। बहुत सारी चीजें तो एकदम ऑब्वियस ही हैं, जैसे मोलैरिटी, मगर कुछ नई नई बातें भी निकलवाई हैं। नई नई बातें क्या? Normality, equivalence, milli-equivalence and millimole. चलिए चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, करिए करिए करिए, एकदम रिफ्रेशिंग क्वेश्चन, करिए 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 करिए। So थोड़ा साइड कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो ये सब लिखिए क्या क्या निकालना है। Sir, थोड़ा zoom out कर दिए। जी 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 बिल्कुल। पहले क्वेश्चन लिख लिया, फिर ये नोट डाउन।
बताइए भाई। सर मोलैरिटी 0.5 m. मोलारिटी 0.5 यस सर 0.5 m. अच्छा, और सर नॉर्मेलिटी 1. नॉर्मेलिटी 1। चलिए सब यस सर निकालिए, नॉर्मेलिटी 1. सारी चीजें निकालिए। आइए भाई देखते हैं। सबसे पहले 24.5 ग्राम H2SO4 जो है, जिसको हम ये कह रहे हैं कि हमने डिसॉल्व किया है 24.5 ग्राम H2SO4 को, तो यानी हमने कितना H2SO4 डिसॉल्व कर दिया बताइए। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है बताइए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। हाँ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये भी बोलिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अब अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है तो ये देखिए कि भाई मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स कितने हो जाएंगे 24.5/98। H2SO4 का मास 98 है, वॉल्यूम लीटर में 0.5। तो अब ये देखिए मोलारिटी कितनी निकल कर आ गई 0.5 कैपिटल है, 0.5 मोलर। और नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर. एन फैक्टर। अब एन फैक्टर H2SO4 का लेना होगा एन फैक्टर, तो बताइए H2SO4 का एन फैक्टर क्या होगा 2. तो कुछ दे नहीं रखा तो हम मानेंगे दोनों रिप्लेसेबल है, तो एन फैक्टर 2 हो गया। अब नॉर्मेलिटी कितनी हो गई 1n। एन जैसे मोलर मोलारिटी के लिए कैपिटल M लिखना होता है, वैसे नॉर्मेलिटी के लिए क्या लिखना होता है कैपिटल N। अब इक्विवेलेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंस तो वही मोल्स तो निकल कर आए हुए ही हैं। यस सर. एन फैक्टर कितना है 2। तो इक्विवेलेंस कितने हो गए बताइए 0.5। 0.5 इक्विवेलेंस. हाँ 0.5 इक्विवेलेंस हो गए, ग्राम इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। अब ये देखिए आप अब जो है वो क्या कहते हैं, नेक्स्ट चीज आ रही है। ये तो इक्विवेलेंस निकल गए थे, अब ये चीज समझने की जो है वो कोशिश कीजिए कि मिली फिजिक्स में एब्रिविएटेड फॉर्म है। मिली को हम कैसे लिखते हैं 10⁻⁻3। हाँ, तो इक्विवेलेंस जो है वो बराबर एक इक्विवेलेंस में 1000 मिली इक्विवेलेंस होते हैं। जैसे 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं बताइए 1000 1000 क्या मिलीलीटर्स. भाई, इतना पता है सबको या नहीं। यस सर पता है। यस तो सर. जब लीटर के लिए पता है मिलीलीटर, तो ऐसे इक्विवेलेंस के लिए भी क्या लिख सकते हैं, एक इक्विवेलेंस में 1000 मिली इक्विवेलेंस हो सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं। यस सर. तो लिखिए फिर इक्विवेलेंस में 1000 मिली इक्विवेलेंस हो सकते हैं, तो लिखिए फिर। लिखिए लिख लिया भाई, लिखा। यस सर।
चलिए, तो अभी फिर उस सवाल का फिर क्या आंसर होगा? उस सवाल का फिर क्या आंसर होगा बताइए भाई। हमसे मिली इक्विवेलेंस भी पूछे थे ना, तो कितने मिली इक्विवेलेंस होंगे बताइए? 0.5 into 10⁻³ हाँ, क्योंकि जैसे मैं आप मेरे पास 0.5 लीटर की पेप्सी हो तो मैं 500 ml बोल सकता हूँ या नहीं? यस सर। तो ऐसे ही जब इक्विवेलेंस 1000 इंटू मिली इक्विवेलेंस है तो हमारे पास 0.5 इक्विवेलेंस थे, 0.5 इक्विवेलेंस थे। तो जब अगर मिली इक्विवेलेंस बोलूंगा तो फिर कितने हो जाएंगे? 0.5 इंटू 1000 मिली इक्विवेलेंस, तो फिर कितने हो जाएंगे? ये MEQ जो लिखा है ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है? मिली इक्विवेलेंस। याद रखना है, ये MEQ किसकी शॉर्ट फॉर्म है? याद रखना है, मिली इक्विवेलेंस की। MEQ किसकी शॉर्ट फॉर्म है? मिली इक्विवेलेंस की। याद रहेगा या नहीं? यस सर। यस सर। अब ये देखिए, इक्विवेलेंस निकालने के और क्या क्या मेथड्स हैं, क्योंकि बात वही है। इक्विवेलेंस का सबसे प्रोमिनेंट फॉर्म कौन सी है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर्स। हाँ, अब नंबर ऑफ मोल्स को और क्या लिखा जा सकता है? मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स को और क्या लिखा जा सकता है? मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। और n फैक्टर वैसे की वैसे ही उतर गया। तो इक्विवेलेंस और कैसे निकल सकता है? मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इनटू n फैक्टर। और मोलैरिटी इनटू n फैक्टर क्या हो जाता है? नॉर्मल। तो ये तीनों इक्विवेलेंस निकालने के फॉर्मूले हैं, इनको लिखिए जी, लिखिए, लिखिए जी, लिखिए, लिखिए जी, लिखिए। डन सर। चलिए, तो अब ये इक्विवेलेंस में लिख दिया। अगर ये नहीं, यही सारे फॉर्मूले मिली इक्विवेलेंस में लिखने होते MEQ, तो हम बस मोल इनटू n फैक्टर होता, मगर मिली इक्विवेलेंस में लिखना होता तो किससे मल्टीप्लाई कर देते? 1000। अगर वॉल्यूम लीटर को ऑटोमेटिकली मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगी 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो मिली इक्विवेलेंस का क्या, देखिए क्या फॉर्मूला हो जाता? नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। मगर वॉल्यूम किस में लेंगे? मिलीलीटर्स में। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। फिर मिली इक्विवेलेंस मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में लेंगे और इनटू n, तो अपने आप ही मिली इक्विवेलेंस देंगे। सब ये भी लिखिए, अगर मिलीलीटर में लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लिखिए। डन सर। मिली इक्विवेलेंस MEQ। ठीक, लास्ट चीज आ रही है बिफोर वी एंड अवर क्लास। ये क्या है? मिली मोल्स।
मिलीमोल्स। इसको हम कैसे कैसे दिखाया करेंगे? एम मोल, मिलीमोल्स, मिलीमोल्स, मिलीमोल। देखिए मिलीमोल्स क्या है? मोलैरिटी, जो मोल्स निकल कर आए उनको किससे मल्टीप्लाई कर दें? 1000 से। 1000 से। बट बात एक ये है कि अगर वॉल्यूम इन लीटर है उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वॉल्यूम तो क्या मिलीलीटर बन में जाएगी? वॉल्यूम इन मिलीलीटर बन जाएगी। तो यानी मिलीमोल निकालने का एक गोल्डन वे क्या है कि डायरेक्ट मोलैरिटी को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? वॉल्यूम इन वॉल्यूम इन ml। ml। वॉल्यूम इन एमएल। तो ये सब लिखिए, सब किसी किताब में नहीं रहता डायरेक्टली, मगर बड़े काम की बातें बता रहा हूं मैं, बहुत काम की बातें बता रहा हूँ जो अलग ही लेवल पर आपको पहुंचा देगी। एक शार्पनेस आएगी आपके अंदर जो बाकी दूसरों के पास में नहीं होगी। Sir, done. तो अब जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था, उसका लास्ट पार्ट था मिलीमोल्स निकालने थे। भाई मोल्स निकाले आपने या नहीं? पहले पार्ट Yes, में sir. मोल, इनफैक्ट मोल्स कितने हैं इसके बताइए? 0.25। 0.25। तो मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे? 250। 250। 250 मिलीमोल्स। तो ये एक्चुअली में सबसे ज्यादा मिलीमोल्स पता है कब निकलते हैं? जब आप मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं वॉल्यूम से, और वॉल्यूम किसमें रहने देते हैं? ml। तो फिर सबसे ज्यादा आप क्या निकालते हैं? मिलीमोल। बात समझ में आई? Yes, sir. तो चलिए, आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रही, काफी क्रिटिकल चीजें हमने इसमें सीखी हैं, और हम जो है वो फिर अपना डिस्कशन, एक तो डीपीपी आपको मिलेगी और हम अपना डिस्कशन अगली क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। तो क्लास तो आपकी फिजिक्स की होनी थी, बट सर जो है वो क्या कहते हैं, कहीं काम से गए थे किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, और वहां उनको थोड़ी देर ज्यादा लग गई थी, तो घर पहुंचने में उनको देर हो गई थी। तो सर का फिर मैसेज आया था कि आई वुड बी लेट। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं ले लूंगा क्लास। So we'll continue our discussion in the next class. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.